आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। हमने जो क्रॉप फिजियोलॉजी क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी बीएससी ऑनर्स के लिए, उसमें जो फर्स्ट वीडियो था सब्जेक्ट एनालिसिस का, ठीक है, जो अपना सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज की जो क्लास है अपनी क्रॉप फिजियोलॉजी की अकॉर्डिंग टू सिलेबस थर्ड टॉपिक, ठीक है, टॉपिक नंबर थर्ड कौन सा है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ट्रांसमिशन एंड स्टोमक फिजियोलॉजी, ठीक है। जो ये थर्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना टॉपिक नंबर थर्ड है, जो टॉपिक थर्ड है वो 2 लेक्चर की क्लास है, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है टॉपिक थर्ड का फर्स्ट लेक्चर, उसमें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो विसरण और परासरण है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सेकंड लेक्चर में अपन क्या देख लेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर ट्रांसमिशन एंड स्टोमक फिजियोलॉजी, जो पादप जल संबंध है, पादप कैसे जल जो वाटर है उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो चीज, प्लस स्टोमक फिजियोलॉजी जो इसका रंध्रीय व्यवहार है, रंध्रीय कार्य की है, जो पादप की जो पत्ती के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनका क्या व्यवहार है, उनकी क्या फिजियोलॉजी है, वो चीज अपन सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपना मेन थर्ड टॉपिक है उसका फर्स्ट लेक्चर है, उसमें अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, पादपों के अंदर विसरण और परासरण की प्रक्रिया के बारे में, विसरण और परासरण, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने को एक चीज मालूम होना चाहिए, क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो विसरण और परासरण अपने क्या काम आएगा, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ क्यों रहे हैं अपन ये चीजें, ये जो क्रियाएं हैं दोनों को काय में काम आती है, ठीक है, वो चीज। तो आप एक चीज, एक स्वस्थ पादप है, ठीक है, कोई प्लांट है, उसको स्वस्थ रहने के लिए इस प्रकृति में जो अपने को खुद को सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी, ठीक है, वाटर, और जो भी पोषक तत्व हो गए, खनिज तत्व हो गए, आयंस हो गए, वो सब कहां से लेता है? वो सब लेता है, ज्यादातर जो पदार्थ लेता है पादप वो लेता है मृदा से, ठीक है, सोइल से, ठीक है। और ये मृदा में ये जो सभी चीजें हैं ना वो 2 अवस्था में, या तो एब्जॉर्प्शन करता है इनको, ये धूलित अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, धूल के रूप में धूलित अवस्था में पाई जाती है, तो इनका एब्जॉर्प्शन करता है वो प्लांट। तो वो एब्जॉर्प्शन कैसे, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करके यहाँ जड़ से तने तक पहुंच रहा है, ठीक है, कैसे पहुंच रहा है, कभी सोचा है आपने? तो ये कैसे, इसके लिए जो चीजें हैं ये विसरण परासरण की क्रियाएं इसी के अंतर्गत आती है, इसलिए अपन इनका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो देखो अपने स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रकृति में जीवित रहने के लिए पोषक तत्व, खनिज, क्ले जो भी है, मिनरल्स, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? अधिकतम जो पौधा है अपनी अधिकतम जो आवश्यकताओं की पूर्ति मृदा से ही करता है, ये मृदा में ही पाए जाते हैं, तो इनको मृदा के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है, अवशोषित किया जाता है। तो अपन 2 प्रकार से लेता है पौधा, कोई भी चीज लेता है ना, 2 क्रियाओं के द्वारा ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। स्थानांतरण की मेनली 2 चीजें होती है, ठीक है, एक तो होता है एक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है पैसिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। विसरण और परासरण से पहले थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। एक्टिव जो सक्रिय परास होता है, सक्रिय परिवहन, उसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। तो जो सक्रिय परिवहन है उसमें क्या होता है कि कोई प्लांट है, ठीक है, सोइल से मृदा से कुछ चीज एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो अवशोषित कर रहा है। तो सक्रिय परिवहन में क्या होता है कि ऊर्जा है ना, कोई चीज को लेने के लिए उनमें ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कोई भी चीज है यहां से यहां आ रही है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, भौतिक ऊर्जा लगाना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है? सक्रिय, ठीक है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसमें लेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। और दूसरा होता है पैसिव, इसमें क्या होएगा? कोई भी चीज है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पौधा ले रहा है तो उसको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, कोई दबाव, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, तो होता है पैसिव। तो जो एक्टिव है ना, इसमें तो आएगा परासरण। एक्टिव जो है, एक्टिव और सक्रिय परिवहन है, उसके अंदर अपना आता है परासरण की क्रिया, ठीक है, जो सक्रिय परिवहन का एग्जांपल है उसमें परासरण आता है। और जो पैसिव वाला है निष्क्रिय, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई भी चीज है उसको गमन करने के लिए कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें आएगा विसरण, ठीक है। तो स्थानांतरण या जो 2 विधियां देखी हमने, एक्टिव ऑब्जर्वेशन और पैसिव ऑब्जर्वेशन। एक्टिव ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल हो गया अपने डिफ्यूजन, ठीक है, सॉरी ऑस्मोसिस परासरण, और पैसिव का हो गया विसरण या डिफ्यूजन। अब बात करते हैं अपन मेनली डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। ये चीज अपने को पता होना जरूरी थी, ठीक है, कि पौधे में जो सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। सक्रिय परिवहन के अंतर्गत आता है अपना परासरण और निष्क्रिय परिवहन के दौरान आता है विसरण, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की, फिर बात करेंगे ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण,
विसरण, विसरण ये क्रिया क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं विसरण की, ठीक है। विसरण होता क्या है, तो जो विसरण है जब किसी ठोस, ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जब किसी ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, जब किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का, ठीक है, इसके जो आयन्स हैं, ये जो इसके अणु मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ठीक है, अणु या आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करना, ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण, ठीक है। विसरण एक बिल्कुल मतलब फ्री प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एग्जाम सही से समझो आप कि ठोस, द्रव या गैस किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें क्या आता है, ठोस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इन तीनों में से किसी भी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर गमन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विसरण, ठीक है। और एक और चीज विसरण में क्या है, हमने पढ़ा था कि ये पैसिव में आता है, पैसिव जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, अधिक सांद्रता है यहाँ पे, किसी पदार्थ की अधिक सांद्रता है, ठीक है, यहाँ से इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कम सांद्रता की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनको एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखें अपन, एक रूम है, उसमें अगरबत्ती जला दी यहाँ पे, ठीक है, अगरबत्ती जला दी, तो अगरबत्ती का जो धुआं है, खुशबू है, ठीक है, गैस का गैस में मिश्रण है, ये एनवायरमेंटल में गैस है, ठीक है, रूम के अंदर, और जो अगरबत्ती की गैस है जो निकल रहा है धुआं या जो खुशबू, वो पूरे रूम में धीरे धीरे फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, यहाँ पे सांद्रता अधिक हो जाती है, अगरबत्ती के पास में इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, इस वजह से वह पूरे रूम में कम सांद्रता की ओर गमन करती है। अब जो अगरबत्ती के जो धुएं के जो कण है, खुशबू के जो कण है, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते हैं ना, तो इनको कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको क्या बोलते हैं, विसरण। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज देख ये अगरबत्ती है, ठीक है ना, ये अगरबत्ती है, ये यहाँ पे जल रही है, तो यहाँ पे जो इसकी धुआं है या जो खुशबू है उसकी सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, यहाँ पे सांद्रता अधिक हो जाती है। कुछ देर बाद देखोगे इसकी जो जल तो इस कोने में रही है, तो खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है, खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी, जल तो यहाँ रही है पूरे रूम में, क्यों फैल जाएगी, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा फैल जाएगी। कैसे, जो इसकी यहाँ पे सांद्रता अधिक हो जाएगी, जो इसका धुआं है, खुशबू है, उनकी सांद्रता यहाँ पे अधिक हो जाएगी। और विसरण का नियम क्या है, इसकी फिलोसॉफी क्या है कि जहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका गमन करना ही विसरण कहलाता है। तो ये अगरबत्ती यहाँ पे जल रही है, यहाँ पे इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जब अधिक सांद्रता हो जाएगी ना, तो इसके जो कण है, ये धुआं के, जो खुशबू के, वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएंगे एनवायरमेंट में। तो ये भी गैस और रूम में भी गैस, तो ये क्या हो गया, गैस का गैस में विसरण का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इनको ना कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, धुआं का कण यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, पैसिव ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, पैसिव ऑब्जर्वेशन में कणों को एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बात करें विसरण दाब, ठीक है, ये क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन सबके समझ में आ गया विसरण कि पदार्थ के कणों का या फिर जो अणुओं का या आयंस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। और विसरण में कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये कम दूरी के लिए होता है। ऐसा नहीं अगरबत्ती आपने यहाँ जलाई जाती रहेगी, ठीक है, ये बहुत कम दूरी के लिए होता है, ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। विसरण दाब, विसरण दाब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सांद्रता जब बढ़ गई, अगरबत्ती के धुआं की यहाँ पे सांद्रता बढ़ गई, तो सांद्रता बढ़ने के बाद ये कण यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर मूवमेंट कर रहे हैं कम सांद्रता की तरफ, तो कुछ न कुछ तो दाब इनके ऊपर लगेगा, हल्का सा, चाहे 0.00 में लगे, बहुत कम मात्रा में लगे, पर कुछ दाब होगा तभी तो मूवमेंट करेंगे। ये हो सकता है इस दाब के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, पर दाब तो लगता है, ठीक है, जो दाब लगता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाने के लिए जो प्रेशर लगता है, ठीक है, दाब, उसको बोलते हैं विसरण दाब, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन विसरण, डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा आपके सबके। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ठीक है, ऑस्मोसिस, इसको क्या बोलते हैं, परासरण। ये एक विशिष्ट प्रकार का विसरण होता है, एक स्पेशल प्रकार का क्या है, विसरण। विसरण का ये रूप ही है, एक स्पेशल प्रकार का विसरण होता है। इसमें क्या होता है, परासरण की अगर बात करें अपन,
विसरण लगभग सबके समझ में आ गया होगा। परासरण की बात करते हैं। परासरण में क्या होता है कि ये इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है जो एक झिल्ली के अंदर से होता है, ठीक है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली कुछ नहीं था, पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट कर रहे थे। जबकि परासरण में क्या है, यहाँ पे कोई पदार्थ है, ठीक है, और इधर भी कोई पदार्थ, इनमें गमन होएगा ना आपस में अगर, तो वो क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होएगा, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से। तो इसकी परासरण जो ओस्मोसिस है उसकी डेफिनेशन अपन देखें तो इसकी क्या होगी, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल या दूसरे विलायकों के अणु, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल या दूसरे जो विलायकों के अणु है ना वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होके, ठीक है, विलायक अणु कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्लियों से गुजरते हैं। ऐसे समझो आप इसको सीधा सीधा कि ये एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का विसरण है जिसमें पदार्थ के अणु या मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी पदार्थ के वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गुजरते हैं। वह क्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण, परासरण कहलाएगी। परासरण वह प्रक्रिया है जल या दूसरे विलायकों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं। और कब तक गुजरते हैं, जब तक दोनों जगह सांद्रता इनकी बराबर ना हो जाए, ठीक है, साम्य अवस्था ना आ जाए, साम्य अवस्था ना स्थिर हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज देख ये कोई पानी की टंकी है, ठीक है, एक यहाँ पे है, इसमें इतना पानी है और इसमें इतना ही है, बीच में यहाँ पे कोई पाइप लगा हुआ, ठीक है, इस जगह रहा। तो कब तक ये पानी इससे इधर से इधर आता रहेगा, जब तक इन दोनों में साम्य अवस्था स्थिर ना हो जाए, दोनों में बराबर ना हो जाए। तो ये कर रही है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम, ठीक है। और जब तक साम्य अवस्था नहीं आ जाती तब तक ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस रहेगी, ठीक है। इसमें ये होता है अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजरेंगे। एक चीज मैंने बताया कि विसरण में कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऊर्जा की, जबकि परासरण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। परासरण ये एक्टिव वाला है, ठीक है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, जब कोई मॉलिक्यूल्स पर जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, चयनित पारगम्य या अर्धपारगम्य झिल्ली, उसको पार करेगा तो उसको अधिक दबाव की, प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसी चीज को पार करके जाएगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ती है, जबकि विसरण में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो अर्धपारगम्य झिल्ली थी ना एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये जो परासरण और विसरण है ये चीज ढंग से समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी इसी की प्रोफिजियोलॉजी का टॉपिक नंबर 3 है, उसका लेक्चर 2 जो वाटर ऑब्जर्वेशन है, स्टोमल फिजियोलॉजी है, ठीक है, बादल जो जल संबंध और जो रंध्रीय व्यवहार है उसके बारे में, उसमें थोड़ा डीपली और से देख लेंगे। अभी ये क्लास में 2 चीज समझना है मेरे लिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। अब एक होता है क्या, परासरण दाब, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अलग अलग किया जाता है, ठीक है। जब दो क्या होता है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन, ठीक है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग किया जाता है तो इन झिल्ली के ऊपर जो दाब लगता है ना, जो अणुओं के द्वारा इस झिल्ली के द्वारा दाब लगाया जा रहा है, ठीक है, ये झिल्ली है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन है, ये इधर से इधर जाएगा झिल्ली को पार करके अर्धपारगम्य झिल्ली को, तो इस झिल्ली पे जो दाब लगेगा ना इस मॉलिक्यूल के द्वारा, प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब, ठीक है, वो परासरण दाब कहलाता है। तो आई होप समझ में आएगा डिफ्यूजन और ये ऑस्मोसिस, ये क्लियर होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत जल्द देखेंगे। और प्लांट पैथोलॉजी की और एंटोमोलॉजी की रेगुलर क्लासेज हो रही है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देखें। धन्यवाद।